प्रतीक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी हो चली थी। बरामदे में बैठे सब लोग ऊँघने से लगे थे। तभी कॉरिडोर से आती भारी पदचाप सुनाई दी और सबके सब एकदम सतर्क हो गए। यह अस्पताल की चिर परिचित सिस्टर लोगों की सौम्य किंतु सधी हुई पदचाप नहीं थी, बल्कि पुलिस के जूतों की भारी भरकम आवाज थी। पुलिस का वह सिपाही हमारे सामने से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद वह लौटा तो अकेला नहीं था, इंस्पेक्टर शुक्ला भी उसके साथ थे। होश में आ गई है शायद, एक सम्मिलित स्वर उभरा। संभवतः मैं उठ खड़ी हुई, पर मुझे इशारे से वहीं रोक दिया गया। मन मारकर मैं बैठ गई। अब सबकी चौकन्नी नजर मुझ पर थी। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, सब मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में एक अभियोग साफ साफ झलक रहा था। उन घूरती हुई आंखों से बचने के लिए मैं बाहर लान पर आकर बैठ गई। उस छोटे से लान में कई लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी मुसीबत के मारे, सब अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए। मेरी ओर देखने को किसी की फुर्सत ही नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ जो औरत बैठी हुई है वह कल तक एक शहीद की माँ थी, पर आज मैं क्या हूँ यह तो संध्या का ही बयान तय करेगा। उसके परिजनों की आंखों में अगर अविश्वास, संशय या तिरस्कार है तो वह अस्वाभाविक नहीं है। संध्या को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए अगर वे मुझे उत्तरदायी मान रहे हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं था। सास बहू का रिश्ता विवादास्पद ही होता है। फिर एक युवा सुंदर विधवा बहू के साथ तो लोग सामान्य रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर बहू के नाम पर बैंक बैलेंस की एक मोटी रकम जमा हो तो यह संदेह और भी गहरा जाता है। ऐसी बहू के प्रत्याहरण का मोह शायद बहुतेरे सासों को होता होगा, पर मुझे विश्वास था कि संध्या मुझ पर यह तोहमत नहीं लगाएगी। इतना बड़ा झूठ वह नहीं बोल सकती, लेकिन अगर वह सच बोल गई तो तब उस शर्म को मैं कैसे झेल पाऊंगी। उस सच से तो कोई भी झूठ बेहतर है। मैं तो परमात्मा से प्रक्षण यही मना रही हूँ कि भले ही वह मुझे कटघरे में खड़ा कर दे, पर सच न बोले। कल सुबह से मैं यहाँ अस्पताल में बैठी हूँ। खबर पाते ही बंबई से उसकी माँ और भाई तथा दिल्ली से उसकी बहन आ पहुंची है। मेरी बेटी सविता भी लखनऊ से चल पड़ी है। अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, बारी बारी से आकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। पर सविता के पापा शर्मसार होकर घर में ऐसे दुबक गए हैं कि एक बार झांकने भी नहीं आए। लोग समझ रहे हैं कि जवान बेटे की मृत्यु से वे इतना टूट गए हैं कि अब किसी नई त्रासदी का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है। घर में बैठ के वे सबकी सहानुभूति और आदर बटोर रहे हैं, और सारी जद्दोजहद से गुजरती मैं सबकी नफरत झेल रही हूँ, संदेह भरी नजरों से छलनी हो रही हूँ। इस हादसे के बाद मैंने प्राणपण से चाहा था कि संध्या अपने परिवार में वापस लौट जाए। मैंने बार बार यह संकेत दिया था कि हमें उसके रुपए पैसे से कोई मोह नहीं है, वह सब कुछ अपने साथ ले जा सकती है। उसके वहाँ रहने पर भी इस घर पर, यहाँ की धन संपत्ति पर उसका हक बना रहेगा। अपना बुढ़ापा हम अकेले काट लेंगे। बस हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। इस जिम्मेदारी के चलते तो मैं बेटे के लिए रोना भी भूल गई थी। जब उन लोगों की ओर से कोई भी पहल नहीं हुई तो मुझे ही निर्णय लेना पड़ा। सत्ता के साथ मैंने उसे पूरे साजो सामान के साथ बंबई भेज दिया। उसके बैंक खाते के स्थानांतरण की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन 15 दिन भी नहीं बीते थे कि वह बैरिंग चिट्ठी की तरह लौट आई। साथ में उसकी माँ भी थी। समधिन ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आपका इतना बड़ा घर है, लड़की कहीं भी पड़ी रहेगी, आपकी सेवा करके जिंदगी गुजार देगी। यह घर तो उसी का है, वह जब चाहे यहाँ आ जा सकती है। मैंने तो, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मैं जानती हूँ। घर की बात बाहर उछालनी नहीं चाहिए, पर आप तो अपने हैं, आपसे क्या छिपाना। इसके पिता की मृत्यु के बाद उस घर में बहू का राज हो गया। राज क्या है, पूरा रावण राज है। हम माँ बेटी ने कैसे दिन गुजारे हैं मैं जानती हूँ। इसीलिए मैंने इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी, जल्दी शादी कर दी। सोचा था घर में सुख से रहेगी, पर भाग्य में हो तब तो। उसकी शादी को खर्च को लेकर बहू जब तक ताने देती है।
अब अगर वह हमेशा के लिए आ गई तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। लेकिन वहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या है? हम लोग एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे, आप उसके साथ बने रहिए, हमें भी फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो सब दिन बैठी नहीं रहूँगी। उसके बाद? बहन, हम भी कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आए हैं। जाना तो हमें भी है, और जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही अच्छा। पर जाने से पहले इसका ठिकाना करके जाना है। अच्छा घर वर देखकर इसकी शादी कर देनी है। इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी? तो बहन जी, यह काम भी आप ही कर सकती हैं। भाई साहब आपके साथ हैं, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। इसके भाई भाभी लालच में आ गए तो दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे। जिंदगी भर इसके पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। आपको अपने बेटे पर जरा भी एतबार नहीं है। बेटा अपना है तो क्या हुआ, बहू तो पराये घर से आई है। बेटा भी अब उसी की आंख से देखता है, उसी की कान से सुनता है। अपना दिल दिमाग सब उसने बीवी के पास गिरवी रख छोड़ा है। इसके बाद कुछ कहने सुनने का सवाल ही नहीं था। एक कोशिश मैंने और भी की थी। उसकी डॉक्टर बहन के सामने भी प्रस्ताव रखा था। यूँ तो वह संध्या से 10 साल बड़ी थी, पर बहन बहन ही होती है, कुछ तो लगा होगा ही। हमारी तुलना में तो वह ज़्यादा अपनी होगी। हम लोगों का साथ ही कितना था, कुल जमा 1.5 साल। उससे भी आधे दिन वह पति के साथ या फिर पीहर में रही थी। लेकिन उसकी बहन ने भी मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बोली, आंटी जी, डॉक्टर हूँ मैं, दिन में 15 घंटे बाहर रहती हूँ, कभी कभार रात को भी जाना पड़ जाता है। इनका क्लिनिक घर पर ही है, कभी कोई ऊंच नीच हो गई तो मुसीबत होगी। मतलब वह कोई खतरा नहीं लेना चाहती थी। अब उसे कैसे समझाती कि इसी ऊंच नीच का तो मुझे भी डर है, इसीलिए तो मैं तुम सबकी चिरौरी कर रही हूँ। कैसे कहती कि औरत, खासकर अकेली औरत, इनकी कमजोरी है। पर अपने पति के बारे में यह सब कहना अपने आप को गाली देने जैसा है। इसीलिए तो सारी उम्र ओट सिलकर इस दर्द को पीती रही हूँ। जानती हूँ कि जब पुरुष की नीयत खराब होती है तब जात उम्र रिश्ते सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। इनके चलते मैं कितने नौकरानियों को भुगता है मैं ही जानती हूँ। रिश्ते की बहनों और नंदों की मैंने मजबूरन चौकीदारी की है। पड़ोसियों से भी कभी कुछ दुआ सलाम के आगे संबंध नहीं बढ़ने दिया। पूरी जिंदगी बहुत चौकस रही हूँ मैं, घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। पर अब मुझसे यह सब नहीं हो सकेगा। टूटा हुआ मन और थका हुआ शरीर लेकर मैं पराई लड़की की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी? इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।